मुझे भीड़ से ज़्यादा आपके अंदर मज़ा आता है, क्योंकि आज जिन लड़कों से मैं बात कर रहा हूँ वो है 80% वाले, 90% वाले, 95% वाले, अच्छी क्वालिफिकेशन वाले, और हमें ज़रूरत भी इन्हीं की है। भविष्य को निखारना है तो आपसे बात करना होगा। इसीलिए सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा। और सर ने मुझे जो मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार हूँ। सर ने बोला है कि आप जो है शिक्षा पर बोलिए, क्योंकि मोस्टली प्रोग्राम आपके परिदृश्य को देखते हुए रखा गया है, इसलिए मैं शिक्षा पर बात करूँगा। बाकी चीज़ों पर तो करने वाले हमारे साथी मित्र दोस्त बहुत सारे हैं, और समाज बंधु भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव है। आज का मेरा टारगेट है कि आप सब जो यहाँ आए तो एक मंत्र लेकर जाएंगे, और जो बच्चे यहाँ आए उनको प्रमाण पत्र के साथ ये आपको मेरी तरफ से मिलेगी, और जिनको न मिले बाकी पेरेंट्स लोग भी जो साथी आए वो भी लेकर के जाना लास्ट में जाते टाइम पर। ये बुक जरूर ले जाना मेरी तरफ से, क्योंकि आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। इसमें क्या क्या है मैं थोड़ा बेसिक रूप से बता देता हूँ। इसमें है 10वीं से लेकर IAS तक की जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी की सारी, पूरे भारत में जितनी भी नौकरियां आती है वो है, मध्य प्रदेश में जितनी नौकरियां आती है वो है, राजस्थान में जितनी नौकरियां आती है वो है, तो सारी नौकरी डाली है। कक्षा 10वीं से लेकर के IAS तक की जितनी छोटी और बड़ी लेवल पर सारी नौकरियां कब कब निकलती है, उसके लिए क्या सिलेबस होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बेसिक रूप से सारी चीज़ों का इसमें बताया गया है। जब आप देखोगे पहला पेज ही खोल करके तो आपको नजर आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पेज में मैंने जितने भी है देश की सर्वोच्च नौकरियों को ऐड किया। फिर डेट टू डेट देखोगे तो आपको इसमें देखिएगा कांस्टेबल, पटवारी, शिक्षक, कंस्ट्रेट, लेवल 1, लेवल 2, यहाँ तक कि अनेक प्रकार की जो DRDO, भेल, सेलिस को अनेक प्रकार की जो भर्तियाँ आती है, सेंटर की और स्टेट की, इन सभी भर्तियों को मैंने समाहित किया गया। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चों के लिए 2 शब्द बोलकर अपनी बात को शुरू करूँ। तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, दीपक को जलने के लिए बात चाहिए, दीपक को जलने के लिए बात चाहिए। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप सबका साथ चाहिए। और आज हमारी समाज का अहिरवार समाज संघ का तत्वाधान में बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह है। आप सबकी जोरदार तालियों की बरसात। धन्यवाद। अब बाबा साहब के मंत्र से शुरू करता हूं अपनी बात को। शिक्षित बनिएगा, संगठित कीजिएगा और संघर्ष कीजिएगा। मैं पहला शब्द लूंगा, बाकी शब्द के लिए तो समाज बंधु प्रयास करते रहते हैं, उसमें मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, लेकिन पहले शब्द को लेकर के मैं बहुत एक्टिव हूं, वो है शिक्षित बनिएगा। और इसमें 2 शब्द मैं मेरे तरफ से जोड़ देता हूं। बाबा साहब ने जो स्लोगन बोला उसमें, जिसमें आपको सुधार की जरूरत है। शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा, और अंधविश्वास और पाखंडवाद को जड़ से खत्म कर दीजिए। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधारेगा। वो आप हो, मैं हूं, या कोई भी दुनिया हो, जिसने भी शिक्षा ली है वो आगे बढ़ता गया है, और उसी ने जो सफलता पाई। मेरे भाइयों, आज जो बच्चे आए हैं उन पर मुझे गर्व और नाज है। ये हमारे देश की नहीं, आन बान शान जो है, हमारी समाज की, हमारे परिवार की, हमारे घर की जो है आन बान शान है। और आप तो अपने आप में आप देखते हो, मैं आप में फ्यूचर देखता हूँ, भविष्य देखता हूँ, क्योंकि आप आज जो 10वीं में 12वीं में आपने 90, 80, 85 इतनी % जब अंक प्राप्त किए सर, तो माइंड में इनके कूट करके थोड़ा टैलेंट भरा हुआ है। बस एक चीज की कमी है कि कोई इनको रास्ता बता दे कि जाना कहाँ है। इसीलिए जो है 90% जनसंख्या आज जो है भारत के नक्शे में भटकती रहती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। लोग घर वाले भी बोल देते जा बेटा, परिवार वाले बोल देते जा बेटा, कहाँ जा, पढ़ने जा। अरे पढ़ने तो जाओ, लेकिन जाना कहाँ है। इनको एड्रेस नहीं दिया जाता, पता नहीं बताया जाता। इस पता के अभाव में ये सभी बालक बालिकाएं भटकते रहते हैं, और उनको जो है रास्ता ही नहीं बताया जाता। एक चीज बताओ, आपको सभी को कह दिया जाता कि मान लीजिए आप जाओ, बच्चों आप सभी कह दो जाओ, अगर मैं आपको एड्रेस न दूं और बोलो जाओ, तो कहाँ पहुंचोगे। एड्रेस न तो कोई चीज बताई नहीं आपको, कहने बताइए एड्रेस छुपा लिया आपसे कि आप जाओ। यही बड़ी कमी है। और हमारे समाज में, हमारे देश में लोगों को, बच्चों को जो है ये नहीं बताते जाना कहाँ।
बस पढ़ो 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 बच्चों, पढ़ो बच्चों, 10वीं में बढ़िया परसेंट लाओ, 12वीं में बढ़िया परसेंट लाओ, ग्रेजुएशन बढ़िया परसेंट लाओ, और आगे भी करो, पढ़ाई करते रहो, और पढ़ते पढ़ते उनकी शादी कर देते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं, और ऐसी बुरी स्थिति से गरीब के गरीब रह जाते हैं। आज अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिए तो आपकी गरीबी तो दूर हो जाएगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। मेरी बात को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आप तक बहुत पहुंच पाए। मेरा मूल उद्देश्य है शिक्षा पर, और उसी बात को लेकर के मैं आपसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने बच्चों को जो है जाना कहाँ ये बताइएगा, तब जाकर वो जा पाएंगे, जब जाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा पहुंच नहीं पाएंगे। कि इनको कांस्टेबल बना तो कांस्टेबल बनाइए, पटवारी बना तो पटवारी बनाइएगा, शिक्षक बना तो शिक्षक बनाइएगा, फर्स्ट ग्रेड में जाना तो फर्स्ट ग्रेड बनाइए, लेवल 1 में जाना तो लेवल 1 बनाइएगा। आप अगर कलेक्टर बनना चाहते हैं कलेक्टर बनाए, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो बनना चाहे जो बच्चों को बनाइए, लेकिन उससे पूछिए कि आपको कहाँ जाना, उसकी आत्मा क्या कहती है, उसकी आत्मा का अनुसार मंथन कीजिएगा, और उसकी आत्मा में आपकी आत्मा मिला दीजिएगा परिवार के सदस्यों, फिर देखो वो बच्चा कहाँ न जा पाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जहाँ जाना चाहेगा चल जाए। परंतु उस बच्चे को सहयोग चाहिए। मैंने देखा है कहीं भी जब बच्चे यहाँ पर डॉक्टर के लिए IAS मतलब जो है डॉक्टर बनने के लिए जब कोटा जाते हैं तो वहाँ उनके पेरेंट्स भी साथ जाते हैं, और जब सफलता मिलती है तो ऐसा लगता है कि जो है ना बच्चे की सफलता, बच्चे की नहीं, उनके पेरेंट्स जब साथ रहते दिन रात एक कर रहे हैं, वो भी उनके साथ में तप रहे हैं, तब जाकर के जो है ना वो सफल हो पाते हैं। जब लगते हैं टॉप आए हैं, टॉप आए तब जाकर आते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा बच्चों को कितनी मेहनत करते हैं। आज बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारे बच्चों को गाइडेंस का अभाव और करियर काउंसलिंग की समय समय पर नहीं हो पाती, इसके कारण कहीं कहीं बच्चे गुजर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हमें कोई भी प्रोग्राम करने की जरूरत है हमारी समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, तो करियर गाइडेंस प्रोग्राम होने चाहिए, जिसमें बच्चों को सही रास्ते पर लाया जाए और सही रास्ता बताया जाए कि आपका जाना कहाँ है। और उसके लिए करियर काउंसलर बुलाकर स्पेशलाइज इनका मोटिवेशनल होना चाहिए कि आप बच्चों यहाँ जाना, तब जाकर आप सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। तो मैं आपको यही बताऊँ। अब सुनिएगा बात को। सबसे पहले मैं जिन पॉइंट्स को बात कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के आधार पर आपका होना चाहिए। मैं आज बता रहा हूँ कि 10वीं के बाद कौन कौन सी नौकरियाँ, 12वीं के बाद कौन कौन सी नौकरियाँ, और ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन सी नौकरियाँ, और इन नौकरियों में आपको अवसर कहाँ कहाँ मिलेगा, ये आज के सेशन में मैं बताऊंगा। आप सब तैयार हो? बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो तत्काल नौकरी चाहिए। बहुत सारे परिवार वाले, हमारे परिवार वाले सबसे पहले चाहते हैं कि हमें तो तत्काल नौकरी मिल जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा होते तो बच्ची या बच्चा 18 साल का होता है या फिर 21 साल के होते हैं तो शादी की जिम्मेदारी हमें निभानी है, ये बहुत जल्दी लगी रहती है। और जब शादी की जिम्मेदारी निभानी है तो उसके लिए तत्काल नौकरी चाहिए पहले, और तत्काल नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बताता हूँ कि जिनको जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए उनको मैं वो तरीके बताऊंगा जिससे आप जल्दी नौकरी ले सकते। अपने बच्चों को देखिएगा 10वीं तक आप अपने स्तर पर पढ़ा लीजिएगा, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। वो सबको ही पता है कि 10वीं तक तो कराना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 12वीं कराने के लिए एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप 12वीं कराने के लिए बच्चों को 12वीं मत कराइएगा, उसके साथ में एक क्या कराइएगा, प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ भी ITI कराइएगा। क्या कराओगे? ITI। उससे क्या होगा कि ITI के साथ में ही आपको लास्ट ईयर में एक इंग्लिश का पेपर देने का मौका मिलेगा। क्या देखा? इंग्लिश का पेपर। तो उसमें क्या होगा कि आपको जैसे इंग्लिश का पेपर दोगे तो 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और ITI का सर्टिफिकेट मिल जाएगा 2 साल में। 2 साल में डबल डिग्री आपको मिल जाएगी योग्यता, मतलब 12वीं योग्यता आपको मिल गई, ITI की योग्यता मिल गई सेम ईयर में, और वो भी साइंस वाली योग्यता मिली। कौन सी वाली? तो कहने का मतलब एक साथ में जब डबल हमारे पास योग्यता हो रही है सेम टाइम में, तो वो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और आज शिक्षा का स्तर ऐसा गिर गया है कि जितने भी कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर भी पढ़ाई नहीं होती। जब आप ITI कॉलेज में जाओगे कोई भी प्राइवेट कॉलेज में खास तौर से, तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती। उस पीरियड में 2 साल लड़का कुछ नहीं करता, केवल मक्कारी के अलावा, और वो भी पेपर दिलाते हैं और कुछ नहीं करता। ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है जो मुझे और आपको सबको पता, और मानना भी पड़ेगा इसको। लेकिन ये सुधार तो हम तत्काल रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसमें नहीं है कि भाई पावर में हम सुधार दें। हम उसमें बदलाव क्या कर सकते हैं कि जो आपने 10वीं के बाद ITI में एडमिशन लिया है वो 2 साल बच्चे को कंपटीशन की तैयारी कराइएगा।
क्योंकि उसमें भी नहीं पढ़ते तो इसका मतलब वो 2 साल। और जब बच्चा 16 साल का है, कितने साल का, वो उसका मन भी नहीं भटका है, वो इधर उधर भटका भी नहीं, उसका माइंड एकदम पढ़ना मुझे, मतलब पढ़ना मुझे, नौकरी लगना मतलब मुझे नौकरी लगना, मुझे टारगेट सेट करना, तो बच्चा करेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 10वीं के बाद उसको जब ITI कराए, उसी पीरियड में कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराइएगा। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम में कौन सा ले सकते हो, जो बच्चे की इच्छा है। कौन सा, जो बच्चे की इच्छा। अभी 16 साल की उम्र में वो फॉर्म भी नहीं भर सकता। आप सोचते हो कि कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम 16 साल में नौकरी लग जाएगी, तो संभव नहीं है। कोई भी सरकारी भर्ती के लिए, चाहे चतुर्थ श्रेणी की क्यों ना हो, उसके लिए भी कम से कम योग्यता क्या चाहिए, 18 साल की उम्र होना चाहिए। और फिर उसके बाद में न्यूनतम 10वीं योग्यता मांगते हैं, और फिर उसके बाद में 12वीं मांगते हैं। और जब बच्चे की 18 साल की उम्र होगी, तब उसके पास ITI भी होगी, 10वीं भी होगी और 12वीं भी होगी कि नहीं होगी। और वो 2 साल की तैयारी भी होगी, जो कंपटीशन में आपने कराई है, जो कॉलेज को नहीं गया, उसके बदले में आपने जो तैयारी किसकी करा दी, कंपटीशन की। और जिस बच्चे ने 2 साल लगातार तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की कर ली, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जैसे ही वो 18 साल का होगा, पहला चांस ही जब जंप मारेगा, तो पहले चांस में भी कांस्टेबल बन जाएगा, पहले चांस में पटवारी बन जाएगा, पहले चांस में भी जो भी सरकारी भर्ती में तैयारी कर रहा उसमें निकल जाएगा। चाहे SSC में जाए, चाहे रेलवे में जाए, चाहे बैंक में जाए, किसी भी भर्ती में निकल जाएगा। और जिन बच्चों को अभी 10वीं में अच्छी परसेंट है, 12वीं में अच्छी परसेंट है, मुझे पता है आपको बिना कॉम्पिटिशन के भी क्यों नौकरी लगा सकता हूँ, ऐसा अवसर बता सकता हूँ। बताओ कौन सा। अरे बिना आपको तैयारी नहीं करने में नौकरी लग जाए। पता है प्रत्येक साल में 2 बार डाक विभाग की पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, डाक विभाग में 2 पोस्ट आती है, तो मेल गार्ड की, एक पोस्टमैन की। डाकिया डाक लाया, वो डाकिया डाक लाया सरकारी भर्ती है केंद्र सरकार की, जो प्रत्येक साल आती, और 2 बार आती है कभी कभी। तो एक बार तो आना ही आना है। तो वो जब आती है तो उसमें आवेदन कीजिएगा, उसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। अगर आपकी 12वीं में मेरिट अच्छी है और 10वीं में मेरिट अच्छी है, तो डायरेक्ट नौकरी है, कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं देना है। जब आप 95% तक ला सकते हो, तो क्यों नहीं ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म भरो, जिसमें आपको नौकरी जो है ऑटोमेटिक जो आपके मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाए, आपको ज्वाइनिंग मिले, और आप डाक विभाग में डाकिया का काम कर पाए, मेल गार्ड का काम कर पाए, और सरकारी नौकरी सुनिश्चित हो जाए कि मुझे कम से कम जो है अच्छा पेमेंट तो मिलने लगा, मेरे घर वालों के लिए और आपके लिए, अपने परिवार वालों के लिए सुखद महसूस करने लगे कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कम से कम एक नौकरी तो लग गई। ये तरीका है तत्काल रूप से आपको नौकरी लगने का। अब दूसरा तरीका क्या कि 2 साल आपको टाइम पीरियड हो गया, किसके लिए, कंपटीशन के लिए। समझना बात को ध्यान से। 2 साल आप जो जहां पर भी बैठे हो, वहां पर ऑफलाइन अगर जाना चाहते तो एक बार चल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा, या घर पे ही लाइब्रेरी का माहौल बना लीजिएगा, और वहीं पे जो आप तैयारी कर सकते हो अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। परंतु आप ये काम करोगे तो होगा, तो कंपटीशन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। उस 2 साल के बाद में जो भी पेपर आप दोगे वो निकल जाएगा। अब 10वीं के लिए कौन सी वैकेंसी है जिसमें आप आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले भर्ती कांस्टेबल, दूसरी SSC में आती है GD, जिसमें कम से कम 40-50 हजार भर्ती प्रत्येक साल देखने को मिलती है। SSC में GD के नाम से आती है, जनरल ड्यूटी के नाम से जो वैकेंसी देखने को मिलती है प्रत्येक साल। और उसी के बाद में 10वीं अगली भर्ती आती है, आपको बता देता हूँ, तो चतुर्थ श्रेणी की अच्छी खासी भर्ती देखने को मिलती है प्रत्येक विभाग में, और लगभग 30,000, 40,000, 50,000 रेलवे में ग्रुप D की भर्ती आपको 10वीं लेवल की देखने को मिलती है। शायद याद होगा, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस में भी आपको ये भर्ती देखने को मिलती है। किसमें? दिल्ली पुलिस में भी जो आपको ये भर्ती देखने को मिलती है। इसके बाद 12वीं के लेवल पर अगर बात करते हैं, क्योंकि तब तक आपकी 12वीं भी हो चुकी होती है। जब आप 18 साल के होते हो तो 12वीं हो जाती है, तो 12वीं में आपके रेलवे में आती है NTPC में स्टेशन मास्टर आता है, कोर्स गार्ड आता है, ट्रैफिक अप्रेंटिस आता है, या सेक्शन कंट्रोलर आता है, और भी अनेक प्रकार की भर्तियां इसके अंदर रहती है, जो आप 12वीं पास के लिए जो आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में SSC में आपके CHSL आ जाती है, जो 12वीं पास की भर्ती होती है, जिसमें आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, उसमें भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा सरकारी जितनी भी नवरत्न और
और महारत्न कंपनियां हैं जो पीओसी के अंतर्गत आती है, जो केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, उनमें भी अक्सर आपको 10वीं 12वीं लेवल की भर्तियां देखने को मिलती है और उस के लेवल की भी डबल भर्तियां देखने को मिलती है, जिसका नाम मैं बताऊं तो आपको DRDO ले लीजिएगा, जबरदस्त भर्ती आती है, इसरो ले लीजिएगा, जबरदस्त भर्ती आती है, भेल ले लीजिएगा, जबरदस्त भर्ती आती है, सेल ले लीजिएगा, शानदार भर्ती आती है, PRO वो ले लीजिएगा और आर्मी में आपके जबरदस्त नेवी मिलती है, आपके जलमार्ग थलमार्ग तीनों सेनाओं में आपको जबरदस्त ये बात आपको ध्यान होगा। अतः भर्तियों की कमी नहीं है, हमारे में कहाँ हमें नौकरी लगने का अवसर मिले, ये कमी है। इन्हीं को अगर पूर्ति कर लिया तो आपको जितनी भर्तियां मैं बता रहा हूँ कहीं न कहीं आपका चांसेस लग जाएगा, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। अतः यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिली है, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब बहुत सारी बात होता हूँ, एक और बात बताता हूँ बहुत ही शानदार जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी भर्ती में अगर मैं आपको शानदार एक बात बता दूं, बहुत ही कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखिएगा, आज की तारीख में जितने भी बाबा साहब ने सन 1975 में नागपुर के अधिवेशन की बात बता रहा हूँ। 1975 में एक शब्द बोला था जो मुझे याद आ रहा, वो ये कहा था कि मुझे अगर धोखा दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया, मुझे धोखा दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया, ये बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब ने क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली किया। आज भी हमारे समाज में जो आगे बढ़ गए हैं, बाबा साहब के संविधान से रचित आरक्षण से सुविधा पाकर के नौकरियां लग गए, वो हमारे गरीब परिवार वालों को, वंचित वर्ग को, जो हमारे भाई बंधु रह गए हैं पिछड़े के पिछड़े, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो वहाँ की वहीं रह गए। और उनके बच्चों के लिए तो वो दिन रात एक थोपा देते हैं कि नहीं मेरे बच्चों की नौकरी लगानी है, मेरे बच्चों की नौकरी लगानी है, मेरे बच्चों की नौकरी लगानी है, हम दो और हमारे दो। पर जो है बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि शिक्षित बनकर हम दो हमारे दो करो, उन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, बच्चों का बलिदान दे दिया। गोलमेज सम्मेलन में जाते टाइम पर जब बच्चा मूर्छित पड़ा था, जब बच्चा मूर्छित पड़ा था, तब उस कंडीशन पे रमा बोली क्या कि आप अब गोलमेज में नहीं जा सकते, ये देखिएगा राजनीति जो आप देख रहे हो यहाँ पर हाल ऐसी स्थिति में छोड़ कर नहीं जा सकते। और उसी कंडीशन को अगर देखते हैं, राजनीति को आप ऐसे छोड़ कर भी नहीं जा सकते हैं, तो रमा रोती बिलखती हुई बोली क्या कि नहीं जा सकते। बाबा साहब ने बोला कि रमा जाना पड़ेगा कि नहीं जा सकते। एक दिन आप ही ने कहा था कि मैं इसका नाम राजरत्न रख रहा हूं, इसका नाम रमा राजरत्न रख रहा हूं क्योंकि ये देश पर राज करेगा। अब बताओ, आपने समाज सेवा के चक्कर में, देश सेवा के चक्कर में, गरीबों के चक्कर में, वंचितों के चक्कर में मेरे सभी पुत्रों का एक एक करके बलिदान दे दिया, आज राजरत्न तो नहीं रहा। अब बताओ कि आप पर, इस देश पर राज कौन करेगा? तो ऐसे में बाबा साहब ने एक ही बात कहा कि रमा, मैं इस भारतीय शरीर पर हाथ रख करके सौगंध खाता हूं कि ये राजरत्न तो नहीं रहा, लेकिन तेरी अर्थात रमा की कोख से जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा वो राजरत्न होगा। उसको मैं वो अधिकार दिलाऊंगा कि जिससे वो राजा बन सकेगा, अर्थात प्रत्येक देशवासी जो है राज कर सकेगा। अब जो है ऐसा संविधान बाबा साहब लिख करके गए कि हमारे वंचित वर्ग के, हमारे दलित वर्ग के, हमारे पिछड़े वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति जो है नौकरी लग सकता है, अधिकारी बन सकता, कलेक्टर बन सकता, डॉक्टर बन सकता, इंजीनियर बन सकता, IAS बन सकता, IPS बन सकता। अरे तुम राजनेता बन सकते हो, तुम जो है बड़े नेता बन सकते हो, जो चाहे जिस पोस्ट पर जा सकते हो। ये तुम्हें मिला नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको मेहनत के बल पर, पसीने के बल पर रात दिन एक करके पढ़ करके लगे हैं तब जाके नौकरियां मिली, तो हम दो हमारे दो पर, हमारे बच्चों से मतलब है, हमें समाज और परिवार से क्या मतलब है। ऐसे समाज बंधुओं से कह देना चाहता हूं कि अगर आपको अगर टैलेंट ही था
तो भारत आजाद नहीं होता सन 1947 से पहले, जब संविधान ने लिखा था 1950 से पहले, बाबा साहब ने तब आपका अंदर टैलेंट कहा था, तब आप वही जो है उनका गुलामी करने का काम क्यों करते थे, पीछे झाड़ू क्यों बनता था, इस बात को क्यों भूल गए आप? ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, जो समाज बंधु नौकरियां लगे हैं, जिन्होंने बाबा साहब के आरक्षण के पद पर नौकरियां ली है, वो यूं कहते हैं कि नहीं मेहनत जो है आप हम तो हमारे दो को पढ़ा लेंगे, हमको ये नहीं देंगे। बाप ये नहीं, बाबा साहब ने इसलिए नहीं कहा था कि आप शिक्षित बनो, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षित बनाओ भी सही। तो मेरे सिर्फ इतना कहना कि हम दो हमारे दो से बाहर निकलो, जो जिस फील्ड का है उस फील्ड में बच्चों की या उस फील्ड में परिवार की या जिस भी फील्ड में हो सके मदद करो। मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मान लीजिए अभी वर्तमान में मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में बच्चे से कम में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 22,000 तक अधिकतम ले रहा हूँ वर्तमान की समस्या बता रहा हूँ। अब ऑफलाइन में अगर बात करें तो 15,000 न्यूनतम लेता हूँ, इससे 25,000, 45,000 और अधिकतम 1,00,000 रुपए तक मैं ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में लेता हूँ। कोटा की धरती पर आप आते हो। अब अगर इसमें मेरी समाज का कोई भी बंदा आकर के बोलता कि सर आप भोपाल आए थे और आपने बोला था कि जो है मदद करनी चाहिए, तो मेरा क्या बनता है फर्ज कि जब मैं औरों से मदद की कर सकता हूँ, तो हमारे समाज का कोई भी बोलता है कि सर आप भोपाल आए थे, तो आप भी यहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार वालों को यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन निःशुल्क कर दीजिए। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप बोलना कि सर भोपाल आए थे और आप जब भी चाहे जब मुझसे यहाँ पर निःशुल्क 15,000, 20,000, 10,000 का, 5,000 का जितना भी कोर्स है मेरी तरफ से हमारे समाज के लोगों को मिलेगा। परंतु ये मेरे अकेले करने से नहीं होगा, क्योंकि एक जना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। परिवर्तन एक से नहीं आता है, परिवर्तन के लिए सब लोग मिलेंगे, जो गट्ठर बनेगा और उस मजबूत गट्ठर से हमारे समाज का विकास होगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे आप, कोई तोड़ नहीं पाएगा। और वो मजबूती लाना हमें शिक्षा के बल, क्योंकि वही शेरनी का दूध जो पियोगे वो दहाड़ेगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अतः हमारे बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा माई पकड़ने पे भी फोकस कराया करो, क्योंकि नेता भी बनाओ तो ढंग बनाओ जिससे गुलामी न करे, कम से कम जो है गर्व से बोल सके। और मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन शांत से जिएंगे। भाई चापलूसी से तो बढ़िया है ना। हाँ साहब, उसने अगर हमें राहुल बना दिया, उसने आग रख दिया, तो नेताजी ने आग रख दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? कम से कम ढंग से बने तो हम पावर में है। ऐसे नेता बनने से तो बढ़िया हमारे दरबारी शर्टी पहन लो, बढ़िया रहेगा। फिर वो चोगा क्यों पहन रखा? तो कहने का मतलब जो चोगा भी पहने तो ढंग का पहने। और आप में से कई नेता बन सकते तो बनिएगा, लेकिन टारगेट कीजिएगा नेता भी तब भी बन सकते हो आप जब सरकारी नौकरी करते हो। अधिकतर सरकारी नौकरी रिटायरमेंट के बाद नेता बनते हैं। नेता का जन्म ही रिटायरमेंट के बाद होता है 90% लोगों को। अतः आप एक बात फोकस करो नौकरियों पर। किस पे? नौकरियों पर। तो मेरा टारगेट आपको लेकर मैंने बता दिया सारा। अब मैं चाहता हूँ कि एक नौकरी और है जिसको आप जो है कॉम्पिटिशन की तरह खतरनाक होगा कि कलाकार प्रतियोगिता 80%, 85%, 90%, 95% ऐसे कॉम्पिटिशन चल रहा और उसमें भ्रष्टाचार चरम पे है। हालात बेहाल है, पेपर आई दिन आउट हो रहे हैं, बच्चे होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर 10-20% पर आप मत ध्यान दीजिएगा। 10-20% जो हो रहा वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो है मान लीजिए 100 पोस्ट है, आप 20 पोस्ट भ्रष्टाचारी ले गए, 80 पोस्ट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमारा उद्देश्य है कि 80 पोस्ट पे क्या करें, ध्यान दें। और उसमें भी कंपटीशन अगर कम करना चाहते हो तो मैं तरीका बता दूं जिसमें कंपटीशन कम है। एक आप डिप्लोमा डिग्री भी करना चाहते हो ना, जिसमें तत्काल नौकरी चाहिए डिप्लोमा के बाद, डिग्री के बाद, तो आप केमिकल से कीजिएगा। किससे? केमिकल से ITI कीजिएगा, केमिकल से डिप्लोमा कीजिएगा, केमिकल से डिग्री कीजिएगा। केमिकल में क्या है कि जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां नहीं, पेट्रोल बनते हैं, कितना IOCL वगैरह, जितनी भी पेट्रोल वाली कंपनियां दिखती है, इनमें जो है अधिकतर भर्तियां होती है और उसमें अधिकतर जो है SC वालों की खाली ही रहती है। ये मैंने देखा। और कंपटीशन में नाक के समान है। अगर आप करना चाहते हो तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज से केमिकल या पेट्रोलिंग वाली जो है क्या डिप्लोमा होता है, ITI होती है, डिग्री होती है, प्राइवेट में नहीं होती है। केवल गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको मिलती है तो अवसर लीजिएगा, उसमें आगे से नौकरी जल्दी जल्दी मिल जाती है। ये बात लोगों को पता नहीं होता, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बात यही नहीं, इसके अलावा एक और जो नौकरी है जो शॉर्ट तरीका आपके, जिसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। आपने 12वीं
और 10वीं के बाद में एक स्टेनोग्राफर का नाम सुना होगा, स्टेनोग्राफर। मैं किस कंप्लीट नौकरी पर बात कर रहा हूँ। स्टेनोग्राफर का नाम सुना? हाँ, स्टेनोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जब ITI कर रहे हो उसी पीरियड में, या 12वीं के बाद 10वीं के बाद तैयारी कर रहे हो उसी पीरियड में, आप एक स्टेनोग्राफर को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? स्टेनोग्राफर को। तो जैसे आप 12वीं करोगे, 18 साल के होगे, तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है रेलवे में, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है SSC में, और भी अदर स्टेट में भी जगह जगह स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती रहती है। उसका परिणाम ये होगा कि आपके शॉर्ट लैंग्वेज होती है, शॉर्ट लैंग्वेज, जिसमें कंपटीशन लगभग कम होता। आप में से 50% 90% लोग तो जानते भी नहीं स्टेनोग्राफर क्या होगा। तो बताओ ये बच्चे कहाँ से जानेंगे? इसका मतलब ये है कि जब हमें पता ही नहीं कोई चीज का, तो उसको कंपटीशन वैसे ही कम हो गया ना। तो कोई बताने वाला भी तो नहीं कि यहाँ कंपटीशन कम है या ज्यादा। हम तो सिर्फ चल रहे हैं कांस्टेबल का गजब के पर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, पिछली बार जब भर्ती आई थी ग्रुप डी की, रेलवे में ग्रुप डी की 2.37 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। मैं बहुत चक्कर रह गया। वास्तविक बात बता रहा हूँ, जितनी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की तो आबादी है, हमारे देश में इतने लोगों ने तो बेरोजगारों ने फॉर्म भर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब देखिएगा, और वही हमारे पास स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है तो उसमें 40%, 45%, 50% जा रही है। और वही जो है वहाँ पर ग्रुप डी की भर्ती 80%, 85%, 90% जा रही है। क्योंकि हमें पता नहीं कि किस भर्ती में कॉम्पिटिशन कम है और किस भर्ती में कॉम्पिटिशन ज्यादा, हमें किसकी तैयारी करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए, इसलिए हमें पता नहीं। और हम पढ़ते जाते बराबर है। शिक्षक में भी ऐसे सभी तरह से शिक्षक में भरते जा रहे हैं। हालांकि ये कि सब शिक्षक, अरे शिक्षक में अगर तैयारी कराना तो उर्दू में कराइएगा हमारे बहन बेटों भाइयों। उर्दू में जो है खाली पड़ी है ऐसी सीटें, उर्दू से कराओ ना आप, खाली पड़ी ऐसी सीटें क्यों नहीं कराते आप? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अरे कराओ ना उर्दू में, मैं कह रहा हूँ ना, शिक्षक बनाना ना तो बिल्कुल कम कंपटीशन में। अरे खाली रहती है, अरे रिक्त रह जाती है, क्योंकि ऐसी सीट नहीं मिलती है, खासतौर से महिलाओं में, बच्चों में। कहाँ से मिलेगी? ऐसे में बच्चों की उर्दू की सीटें खाली जाती है, बच्चों की बहुत कम मेरिट जाती है। अब ये कौन बताएगा तुम्हें? पता ही नहीं है, बस पढ़ा रहे, पढ़ाते जाओ, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे भी देखे हैं, आप मानो या मत मानो, जिन्होंने PhD कर लिया। मेरी कोचिंग के सामने जो ठेले की दुकान लगा रहा, किसकी? सब्जी वाली। एक दिन मैंने पूछ लिया, भाई क्या बात है, क्या हाल चाल? तो बढ़िया। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई नहीं की आपने? तो भाई साहब PhD कर रहे की। एकदम कड़वा सच बता रहा हूँ। तो भाई साहब PhD कर रहे की। मैंने कहा PhD कर रहे थे, ठेले पे क्या कर रहे हो भाई? तो रोजगार ही नहीं मिला। तो हमारे बच्चों को भी हम पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, नौकरी पर ध्यान कम देते हैं। आपसे कह दे रहे हैं BA करा दो, आपसे कहो कि 2 साल 3 साल इनको कॉम्पिटिशन तैयार करो, ना वैसे नहीं, गरीब हो जाएंगे, रिपेयर में चले जाएंगे। मतलब सरकारी भर्तियों की नौकरी के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वो कराना बस साल भर कर लिया, 6 महीने कर लिया, बहुत बेटा अब आ जा घर पे। और BA कराने के लिए 3 साल रख देंगे उसको, ग्रेजुएशन कराने के लिए 3 साल रख देंगे उसको, वहाँ पैसे दे देंगे। लेकिन यहाँ पैसे नहीं है, BEd कराने के लिए दे देंगे, लेकिन वहाँ कॉम्पिटिशन की सरकारी भर्ती के लिए साल भर हो गया, बहुत है, 2 साल हो गया, बहुत है, अब तो आजा कर रहे। अरे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी भर्तियों के लिए हम नहीं करना चाहते। क्यों? आखिरकार ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो ये चीजें हैं जो आपको कहीं न कहीं बहुत ज्यादा ही परेशान करती है, जो मैं आपको बता देता हूँ। आज बड़ी वीडियो बना है कि हम छोटी भर्तियों के बारे में तो बात कर लिए, लेकिन बड़ी भर्तियों में हम नहीं जानते हैं। हम अगर आर्मी में भी जानते हैं ना, तो पता अग्निवीर को जानते हैं जो 4 साल बाद दांत देकर भगा दिया जाता है, उस भर्ती के बारे में जानते हैं, अगर आर्मी में भी जानते हैं। जबकि जानना किसमें चाहिए था हमें? अरे आर्मी में जानो तो NDA का नाम सुना ना? अगर UPSC का नाम सुना, UPSC का सुना होगा ना? UPSC NDA की भर्ती कराती है। UPSC जो है IAS की, IPS की भर्ती कराती है। याद आपको IRS की भर्ती कराती है, कराती नहीं कराती? इसका मतलब ये है कि UPSC केवल जो IAS IAC नहीं करती है, लेकिन यहाँ इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां जो UPSC कराती है। आज जुडिशियल में देखो, जज बनने में देखो, वकील में कितने लोग रहेंगे और वकील के बाद जज बनने में कितने रहेंगे। आज भी जो है हमारी समाज की अर्थात SC की 2 सीटें खाली रह जाती है। कितने पदों पर बहुत सारे पद जो SC के खाली पड़े हैं, आज भी वहां पर जुडिशियल में हम लोग है ही नहीं। आप तो मेरिट की बात करते हो, हम तो पढ़ी नहीं रहे अभी तक भी। बाबा साहब ने उस टाइम पर भी 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया जब स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था।
तब जब हमारी परछाई से लोग डरते थे, और आज हम जो इतना अपने आप को अच्छा फील करते हैं, और उसके बाद भी जो हमें पढ़ने में जोर आता है, और उसके बाद भी जो हम जजमेंट पर नहीं जा पाते, अर्थात जो जुडिशियल की पोस्टों पर हम नहीं जा पाते, क्योंकि वंचित रह जाती है, पोस्टें वहाँ की वहाँ रह जाती, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमें नहीं है पैदा किसी क्या आता कोई जन्मजात से क्या आता कोई कि हमारा जो जितना होगा सब लोग पैदाइश में क्या कोई पैदाइश टैलेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सतत अभ्यास के द्वारा, लगातार प्रैक्टिस के द्वारा सब चीज संभव है। जो तुम चाहो वो बन सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में जिसके द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक किसी ने कहा भी कि प्रैक्टिस में से हमारे परफेक्ट है, अर्थात करत अभ्यास से जड़ में हो तो सुजान, रसरी आत्मजात से सिर पर परत निशान। जब पत्थर पर निशान पड़ सकता, मूर्ति ज्ञानी बन सकता, तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? तुम कलेक्टर नहीं बन सकते क्या? तुम आईएएस नहीं बन सकते क्या? तुम जज नहीं बन सकते क्या? तुम थानेदार नहीं बन सकते क्या? तुम जब जरूरी के चपरासी बने, तो तुम जरूरी के जो कूड़ा उठाए, तुम जरूरी के जो आप जो काम करता है वो खानदानी वही करे, इसलिए बोला बन सकते हो। बस क्या चाह है वहाँ रहा। अब आपको देखना पड़ेगा चाह कहाँ रहा कहाँ, क्योंकि मुझे याद है बिल गेट्स का नाम सुना आपने? बिल गेट्स का सुना होगा, सबसे अमीर। उसने एक बात बोली मुझे बड़ी रास है, शायद आपको बता दूं। वो ये मुझे बोला था कि गरीबी में पैदा होना मेरी प्रॉब्लम नहीं है, गरीबी में पैदा होना ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीबी में पैदा हुआ। बिल गेट्स टॉप, दुनिया का सबसे टॉप, समझ लो बात को। उसने एक ही बात बोली कि गरीबी में पैदा होना मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना मेरी प्रॉब्लम है। वो मुझे बड़ी रास आई, यार बात तो सही है, बात तो सही बोली। और ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम देख सकते हैं। नाविक का बेटा है, क्या बना? राष्ट्रपति बना कि नहीं बना? एक नाविक का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है शिक्षा के दम पर। तो शिक्षा क्या चीज है, समझ पा रहे हो ना आप? सब संभव है, आप मानोगे नहीं सर। ये बच्चे मुझे जो ना हनुमान जी से बोलने लगते हैं, वैसे मैं उतना मानता हूँ चीजों को, लेकिन मुझे इनकी पावर जो ना हनुमान जी से कम नहीं लगती। कुछ लोग 90%, 80%, 85%, 95% है, तो मुझे किसी अंदर से में हनुमान जी से कम पावर नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप पहाड़ उठा सकते हो ये मुझे लगता है, और वो भी पूरी संजीवन बूटी ला सकते हो। मुझे याद है आप अपने परिवार का, अपने घर का, आपका नाम रोशन कर सकते हो संजीवन बूटी के माध्यम से। मुझे याद है आपके अंदर अपार सकता था कि तो 90+, 95%, 80-85% आपके जो नंबर आए, नहीं तो 30-20, 40-50% क्यों नहीं है? इसका मतलब आप मुझे हनुमान जी से कम नहीं रखते हो। परंतु ये है, आपको कोई बता दे, जामुन जी अपने कान में कह दे कि हनुमान जी जागो, तुम सूरज को मुंह में ले लिए थे, जागो तुम वही हो जो सूरज को मुंह में ले लिए थे, तो तुम भी वही हो क्या? तुम भी वही हो जो मैं गारंटेड बता रहा हूं। जो चाहो वो बन सकते हो, और ऐसा कोई नहीं है जो तुम काम नहीं कर सकते। आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, हम तो गरीब में पैदा हुए, गरीबी में मरेंगे, ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही होता आया है। मैं गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो भाई दशरथ मांझी का नहीं किया था। जब दशरथ मांझी पहाड़ चीर सकता है, रास्ता बना सकता, एक व्यक्ति, सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति पूरा पहाड़ चीर देता है और रास्ता बना देता है, और तुम अपने आप के लिए जो है कलेक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, कैसी बातें करते हो? वो पूरे गांव के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए जो है पहाड़ को चीर देता कि जिद है मेरी कि मेरी बीबी मरी है, दूसरे की बीबी नहीं मरेगी, मैं इसके लिए रास्ता जोड़ दूंगा, जिस पहाड़ में मुझे चीरा है उसको मैं चीरा। समझ लो बात? ये दशरथ मांझी के सीन है, ये दशरथ मांझी के सीन बता रहा हूं मैं आपको। मेरी कौम का नाम सुना? मेरी कौम का नहीं सुना? मुक्केबाज है, बहुत गरीबी में पैदा हुई, खाने का 2 टाइम की रोटी मिलती थी बराबर। पर संघर्ष करते और उसने गोल्ड मेडल हासिल की मुक्केबाजी खिताब को, और वर्ल्ड चैंपियन बनी। क्या बनी? वर्ल्ड चैंपियन। समझ लो बात को? इसका मतलब कहीं न कहीं आपको अगर जरूरत है तो इन सभी की जरूरत है। एक शीतल देवी नाम से आपने सुना, प्लीज देखना, सर्च करना शीतल देवी। शीतल देवी का क्यों बता रहा हूं? उसके दोनों हाथ नहीं थे। क्या नहीं थे?
दोनों हाथ नहीं थे। अब दोनों हाथ न होने के बाद तीर अंदाजी में, इसमें तीर अंदाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया एशियाई खेलों में। मुझे लगता है जितने बच्चे बैठे इनके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर भी और दिमाग भी बराबर वही है, 350 ग्राम। हाथ भी वही है, पैर भी वही है, उसके दोनों हाथ नहीं थे, तीरंदाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। आप सोचो, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना आपने? अरुणिमा सिन्हा, मैं सबको बता रहा हूं, समझ रहे हो क्या? अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना क्योंकि मुझे पता कि आप नहीं कर पाओगे। आपने कहा कि मैं तो गरीब ही रहूंगी सर, गरीब ही रहूंगा सर, मेरी बस की नहीं है, मेरे तो परिवार भी गरीब है, मेरे तो सब बीपीएल में है सर, मेरे को जो सुबह जो कमा जाते शाम को खा लेते हैं, एक टाइम का जुगाड़ होता है, दूसरे टाइम की बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये बड़ी समस्या है और जिनका नाम बता रहा हूँ कि इनके सामने समस्या नहीं होगी क्या? क्या कल से तुम्हारे के सामने समस्या नहीं होगी क्या? क्या बाबा साहब के बाहर बैठ के पढ़ते थे उनके सामने समस्या नहीं होती थी क्या? जब स्कूल में नहीं बैठते थे उनके सामने समस्या नहीं होती थी क्या? क्या एपीजे अब्दुल कलाम को समस्या नहीं थी क्या? क्या अरुणिमा सिन्हा को समस्या नहीं थी क्या? क्या अभी मीरा, मैंने आपको बताया क्या? ध्यान दीजिएगा, इन सबको भी समस्या होगी। अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया जानते हो क्या? नहीं जानते? अरे माउंट एवरेस्ट पर पता किया ना? अरे कब है? अरुणिमा सिन्हा वो है कि एक ट्रेन में यात्रा कर रही थी और ट्रेन में यात्रा करते बदमाशों ने जो है, बदमाशों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उसकी छाती से रात भर ट्रेनें जो है 36 ट्रेनें गुजरी और उसके 36 ट्रेनें गुजरी तो उसकी सांसें थमती रही, लेकिन अंत में जीवित रही और दोनों पैर कट गए। दोनों पैर कट गए रात भर जब 36 ट्रेन गुजर गई तो दोनों पैर कट गए। और जब अरुणिमा सिन्हा से जब इलाज हुआ, इलाज के बाद वो लौट करके आए। अब आगे सबके लिए जोरदार बना जाएगा। सभी साथियों को मैं अवगत करा देता हूँ कि हमारे बीच में जो साथी बैठे वो तो सब जानते हैं कि जो युवा छात्र हैं उनको मैं परिचय के साथ बता देना चाहता हूँ कि लगातार 26 वर्षों से इस समाज को एक करने का काम करने वाले गहरवाल समाज संघ को, इस समाज को पहचान दिलाने वाले गहरवाल समाज संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। कृपया उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो अपन थे अरुणिमा सिन्हा पर बात है, शायद आपने नाम सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा का नहीं सुना तो मैं बता दूं कि दोनों पैर कट जाने के बावजूद, दोनों पैर कट जाने के बावजूद भी जब अरुणिमा सिन्हा का इलाज हो रहा था हॉस्पिटल में तो वो उसकी मम्मी को बोली कि मम्मी मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है। क्या करनी है? सोचो, थोड़ा तो सोचो बात को। दोनों पैर कट के ट्रेन से और उसके बाद जब हॉस्पिटल में उसकी मम्मी से बोली कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है तो उसकी मम्मी भी एक बार तो बहुत चिक्की रहेगी और जो वहाँ पास में लोग खड़े थे वहां हंसने लगे कि कैसी फतेह कर रही है, इसका मेंटली डिस्टर्बेंस हो चुका। क्या मेंटली डिस्टर्बेंस हो चुका? लेकिन एक्चुअल में मेंटल डिस्टर्बेंस ये था, उसको पागलपंती आ चुकी थी कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए। उसके एक पाँव को डुप्लीकेट लगा इलाज के दौरान और एक पाँव जो है क्या बिल्कुल ही चला गया था। तो इस स्थिति में दोनों पाँव जो है नहीं थे और डुप्लीकेट पाँव से जो है उसने ठाना कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तो वो जो है जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह की मुक्ति मिली फिर शेरपा के पास गई और शेरपा से जो है मिली और शेरपा बचेंद्री मैडम के पास भी गई। बचेंद्री को जानते हो ना, पहली माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली बचेंद्री मैडम के पास गई। बचेंद्री मैडम से कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहता हूँ, लेकिन बचेंद्री मैडम ने सपोर्ट किया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जिन्होंने दोनों पैर कटने के बावजूद तुम ये बोल रही हो तो कर सकते हो तुम। आखिरकार पता आपको वो जो है और जो है शेरपा से मिली, शेरपा कई बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर गया और शेरपा के साथ में जब चलने लगी तो पता माउंट एवरेस्ट फतेह करते टाइम उसका ऑक्सीजन सिलेंडर जो है खत्म हो गया था। शेरपा ने बोला कि अब चलते हैं, वापिस नहीं होगा, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अन्यथा जो है हमें मौत के घाट जाना पड़ेगा। पर वो अरुणिमा नहीं मानी कि नहीं मैं तो यूथ के लिए कुछ काम
करूंगी और मुझे तो जाना है। और वो अंत में जो है लगातार चढ़ती है और जो है भारत का नाम रोशन किया। सबसे पहली भारत की दिव्यांश, विश्व की दिव्यांश महिला जो है माउंट एवरेस्ट पता करने वाली बनी। और जब वहां तिरंगा लहरा रही थी और दो लौट कर आती, चेहरा जो है खुशी से भरा हुआ था, लेकिन नीचे जब लौट कर आई तो वही ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया रास्ते में। और रास्ते में सिलेंडर खत्म हो गया। खत्म होते ही शेरपा ने बोला, मैंने बोला था, अब सांसें लटकने लगी और जान जाने वाली थी। इतने में कोई जो है फॉरेनर जा रहा था, वो भी माउंट एवरेस्ट पता करने के लिए एक छोटा सा सिलेंडर उसकी तरफ फेंका कि भाई तू भी बच गई। और उसको जैसे ही सिलेंडर मिला तो जान में जान आई और ऑक्सीजन शुरू होगी। और जब शेरपा ने एक ही बात बोला कि अरुणा तो बड़ी भाग्यशाली है, तू ट्रेन से बच गई है और तू यहाँ भी बच गई है, तू बड़ी भाग्यशाली है, किस्मत वाली। अरुणा ने पता उसकी उसी टाइम उसका बोला, शेरपा मैं किस्मत वाली नहीं हूँ, ना ही मैं भाग्यशाली, मैं कर्म करना जानती हूँ और कर्म को मानती हूँ, क्योंकि कर्म मेरा धर्म है और यही मेरी शिक्षा है। मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। क्या उसने कहा कर्म पर, आप भी कर्म करोगे जब वो पता कर सकते। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, दोनों पैर कटने के बाद वो माउंट एवरेस्ट पे जा सकती है, तो तुम्हारे तो दोनों पैर भी है। अरे तुम्हारे तो दोनों पैर है, तुम माउंट एवरेस्ट नहीं पता करना चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा, तुम तो कलेक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनाओ, कुछ नहीं तो चपरासी बन जाओ रे, तो सरकारी नौकरी में लग जाओ। क्या ये भी नहीं कर सकते 90% लाने के बाद? अरे 90% अंक लाने के बाद, 80% अंक लाने के बाद तुम जो है चतुर्श्रेणी में भी अगर नौकरी नहीं लग सके, तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हारे जुनून नाम का तो सब दिन ही है। सिर्फ मौज मस्ती है, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, मोबाइल चलाना, बस इसी में करते रहो और कहते रहो, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ, एक स्थिति से आ जाएगी, व्हाट्सएप में मोबाइल में पैसे डलाने के लिए बैलेंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदगी में कोई बदला ले या न ले, लेकिन समय बदला लेता है और वक्त बड़ा बलवान होता है। आज वक्त तुम्हें जो है बोल रहा है कि बेटा तेरे 90% नंबर आए तो नौकरी लग, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, जो चाहे वो बन, मैं अवसर दे रहा हूँ तेरे को, और परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम जो है अगर तुम 21 साल के हो जाओगे और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तब तुमसे पूछा जाता है कैसा वक्त चल रहा, कि हाल बेहाल है, अर्थात वक्त बहुत बुरा चल रहा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, कोई बदला ले ना ले, लेकिन वक्त बदला लेगा। अगर तुमने समय को खराब किया, तुम्हें वो ऐसा खराब कर देगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए समय तुम्हें बोल रहा कि बेटा मेरा उपयोग कर लो, मैं तुम्हें राजा से रंग और रंग से राजा बनाना जानता हूँ, तुम रंग हो, चिंता मत करो, भिखारी से मैं राजा बनाऊंगा। पर तुम जिस प्रकार से मैं चल रहा हूँ उसी प्रकार चलते रहो, तो गारंटेड तुम कलेक्टर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IAS बनोगे, IPS बनोगे, कांस्टेबल बनोगे, शिक्षक बनोगे, पटवारी बनोगे, पटवारी बनोगे, लेवल 1 में जाओगे, लेवल 2 में जाओगे, जहाँ पर भी जाना चाहोगे आप जिस पोस्ट पे भी वो बन सकते हो, ऐसा तुम्हारे इस पर सब लिखा हुआ। अच्छा एक बार की बात है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक थोड़ी सी देर के लिए और बोलूँ, क्लास में पढ़ा रहा था और ऐसे मजाक में मैंने बोल दिया बच्चों से, क्या इतने से लड़के हैं ना मेरी क्लास में, देख लेना इससे ज्यादा लड़के बैठते हैं, जितने यहाँ ये बैठे ना, परिवार वाले, समाज वाले, देश वाले हमारे, इससे ज्यादा मेरी क्लास में बैठ जाते हैं बच्चे। इसलिए आप सोचो नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, ये आदत है, 12 घंटे तक बोलता हूँ। कितने घंटे तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो ये मना करेंगे अभी जब बैठ लूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सोचता हूँ सभी को मौका दूँ, इसलिए मेरी बात को बहुत जल्दी खत्म करूँगा। तो मैं सिर्फ इतना सा बता, एक बार एक बच्चे ने मेरे से बोला क्या कि सर किस्मत के ऊपर होता सब, मैं तो पॉइंटों में रह जाता हूँ, 3 बार जो है ना पॉइंटों से रह गया हूँ, और 3 बार जो है मेरे 0.2, 0.3 और एक में तो 1 नंबर से रहा था, ऐसे 3 बार रह गए, चौथी बार तीसरा, इसमें तो निकल जाऊंगा ना मैं, या मेरा तो किस्मत ही काम नहीं करता। तो मैंने कहा भाई और करो मुझे पता नहीं, पर मैं एक ज्योतिषी के साथ में रहा हूँ और मैं किस्मत देखना जानता हूँ, तुम्हारे कर्म को देख करके मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे कर्म पर कौन सी नौकरी लिखी हुई। तो सारी क्लास में लड़के बोल चुके रह गए, कैसे हो सकता है, एक गुरुजी जो है, अरे भाई मैं किस बात में भी ज्योतिषी के साथ रहा हूँ, ज्योतिषी देख सकता तो मैं भी देख सकता हूँ, नहीं देख सकता क्या? और हमने आपको भी जब बच्चों को देखा तो मुझे सभी के कर्म दिखाई दे रहे थे, आपके भी सभी कर्म दिखाई दे रहे हैं। मैं गारंटेड बता रहा हूँ, तुम्हारे कर्म को देख करके जो बच्चे बैठे हैं इनका भविष्य में यही बता सकता हूँ। आप चाहो तो बताओ क्या? सबकी इच्छा हो रही, कुछ बताएं, मैं बता देता हूँ आपकी इच्छा हो रही तो। ये जितने भी बच्चे बैठे हैं आपके कर्म को मैं ढंग से देख लेता हूँ, एक बार क्योंकि देर से देख रहा हूँ मैं, और मुझे ये गारंटेड है इसमें तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ साफ शब्दों में कि कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। क्या लिखा हुआ तुम्हारे कर्म में कि कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म तो करना ही
पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लास्ट अपनी बात को कहूँगा कि भाई आप सभी जो है यूपीएससी की तरफ करो। किसकी तरह? यूपीएससी का नाम सुना? हमारे समाज में अगर सबसे ज्यादा कमी है तो यूपीएससी है, ताकि उच्च पोस्ट पर जो आपका ग्रेड 1, ग्रेड बी, ग्रेड ए और ग्रेड बी की जो पोस्टें हैं, इनमें जो है हमारे समाज में आज भी जो है बहुत ही पिछड़े हुए हैं। कास्ट में पटवारी में शिक्षक में इन्हें मिल जाते हैं और लोग लग भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमी है तो उच्च ग्रेड पर। जब तक उच्च ग्रेड पर नहीं हमारे हाथ में पावर नहीं आएगी और हम बता नहीं पाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर भी जाए। लेकिन आपको तो पता होगा कि नहीं, उसमें जाने के लिए तो अलग से 4 हाथ चाहिए, डबल दिमाग भी डबल चाहिए। 4 बड़ा बड़ा रहता होगा, कलेक्टर का तो इतना बड़ा दिमाग रहता होगा, 4 हाथ रहते हैं, 5 पावर रहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अरे 2 ही बराबर रहते हैं, सब हमारे बराबर रहते हैं। अरे वे तक नहीं रहते हैं। जब वो कलेक्टर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो आईपीएस बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अरे बन सकते कि नहीं बन सकते हैं? मैं दावे के साथ कर रख सकता हूँ, बन सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी नहीं है। आपको याद हो नो यूपीएससी की भर्ती में जिसने भी अभी तक टॉप किया है, अभी मैं बता दूं लेटेस्ट की थोड़े साल पहले की बात है, हमारे समाज की टीना डाबी याद होगा आपको? टीना डाबी का नाम तो सुना होगा। उन्हें आईएएस टॉप किया, हिंदुस्तान में टॉप किया था। पता उनके परसेंट कितनी थी? अरे 100 में से कितने परसेंट बनी थी? 50 से भी कम। मतलब टॉप करने वाले की 50 से कम बन रही है, और जबकि तुम चतुर्थ श्रेणी में लग जाओ, ग्रुप डी में जो है 85% गई अभी। किसमें? अरे ग्रुप डी की रेलवे की भर्ती में 85% गई है, जिसमें मैं लगा हूँ रेलवे में। मुझे याद है, मैं रेल का स्पेशल गुरु हूँ। समझ बात को? इसका मतलब यह है कि उसमें 85% गई, जबकि यहाँ पर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर बनने के लिए कितने परसेंट चाहिए? कितने? 50 से कम में भी आप जो है टॉप रैंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें डर है, डर। और जब तक डर रहेगा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं गारंटेड बोल सकता हूँ आपको, एक बहुत ही प्रमाण समझिएगा इस बात को। क्या आपने डर पर विजेता प्राप्त कर ली है? हमारे समाज में अगर किसी पेरेंट्स से भी मैं कह दूंगा कि आपके बच्चे को कलेक्टर की तैयारी करा लो, ये तो 10-90% वाली है, इसके तो करा लो। अरे कलेक्टर तो कैसे हो पाएगा? ये तो नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। आईएएस की तैयारी करा लो, नहीं ये नहीं हो पाएगा। उनसे कह दूं कि आपके बच्चों को कांस्टेबल की तैयारी, ये हो पाएगा। शिक्षक की तैयारी कर, ये हो पाएगा। जबकि कलेक्टर को पढ़ने के लिए भी 24 घंटे होते हैं, और वो भी 24 घंटे पढ़ता, 25वां नहीं आता उनके पास। डॉक्टर बनने के लिए भी वही चाहिए, और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी लगने के लिए भी 24 घंटे चाहिए, और वहां भी आपको 10 घंटे 12 घंटे आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके पार पड़ेगी आज के इस गलाकार प्रतियोगिता में, अन्यथा वहां पर संभव नहीं है। अतः आपको जो चाहो वो बन सकते हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जब तक आपको अच्छा गुरु नहीं मिलता तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। अतः कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए, तब जाकर करना। मिल्खा सिंह का नाम सुना आपने? मिल्खा सिंह का, मैं सबका नाम क्यों बता रहा हूँ? मिल्खा सिंह जब धावक आपको पता, उड़न सिंह के नाम से जाना जाता है, जिसने पहला गोल्ड भारत के लिए जीता था। सबसे पहला गोल्ड भारत के लिए जीता है गोल्ड, किसके लिए? धावक के रूप में, और आज तक भी कोई जीत नहीं पाया। अर्थात वो दौड़ता नहीं था, उड़ता था, इसलिए उड़न सिंह पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसके गुरुजी ने उसको गाइडेंस दिया। और गाइडेंस कैसे दिया? उसके गुरुजी ने एक ही बात कहा, जब वो दौड़ता था तो पीछे टायर लगाकर, मिल्खा सिंह पिक्चर तो देखी होगी आपने, जब दौड़ता था तो पीछे टायर लगाकर दौड़ता था, और जब दौड़ कर आता था तो 20 राउंड हो जाते थे, 19 राउंड हो जाते थे, और जब 19वां राउंड हो जाता तब होता कि गुरुजी अब नहीं होगा मेरे से, मैं बहुत घबरा गया हूँ, मुंह से झाग आने लगे हैं कि नहीं मिल्खा भाग। और गुरु की बात मानते फिर राउंड करके आता था, और मिल्खा भागता था, और जैसे राउंड करके आता था तो उसके बाद में बोलता था, गुरुजी अब तो मुंह से खून आने लग गया है, 20वां राउंड बहुत। फिर बोलता था उसके गुरुजी क्या बोलता था, मिल्खा भाग, फिर वो भागता। जब लास्ट में बारी आती है उसकी नौकरी लगने की, तब बोलते हैं कि अब तो शादी की उम्र होगी लड़के की शादी की उम्र होगी। और उसी फील्ड में जब उसकी नौकरी लगने वाली होती, साल भर बाद में, 2 साल बाद में, 6 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, तब तो उसे शादी के झमेले में ऐसे लटका देना कि तेरे बेड़ियां बांध देंगे बेटा, लेकिन तुम नौकरी नहीं लग सकता, क्योंकि ऐसी जिंदगी से बांधेंगे जिसमें तू जिंदगी भर तड़प के मरेगा। और जो है ये हमारी दुआ रहेगी, उसको दुआ के रूप में स्वीकार कराते हैं जबरदस्ती बच्चों को। ऐसे हालात हमने जो है बच्चों पर कर रखे हैं, और बोलते हैं हम तो शिक्षित हो गए। अरे काहे के शिक्षित हो गए हो? जब बच्चों की
नौकरियों की बारी आती है तब तुम बेड़ियों में मान देते हो और बोलते हो कि शिक्षित हो गए। नहीं कि कुछ भी नहीं मानता मैं। जब तक आप अपने बच्चों को नौकरी लगा करके फिर सरकारी नौकरी देने के बाद में शादी कर देते, जब तक योग्य होने के बाद शादी नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे शिक्षित होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि शिक्षा का असली अर्थ यही है कि हमारे बच्चा को, हमारे यार भाई तुम जो हो परिवार वालों को, समाज वालों को आगे बढ़ो या मत बढ़ो, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को, अरे हम दो हमारा कलेक्टर बना दो, तभी मैं मान जाऊंगा कि आपने शिक्षा का असली मतलब समझा। धन्यवाद। बातें बहुत होगी है, मैं तो अपनी बात को यही विराम करूंगा। बहुत सारी है कि मैं बोलता रहूंगा, एंड नहीं होगा। एक कविता मुझे याद आ रही है, बोल के विराम करता हूँ। हरिवंश राय जी की कविता चीटी शीर्षक से ली गई है, मुझे बड़ी पसंद आई, आपको सुना देता हूँ। और उसमें था कि कोशिश करने वालों की कभी, आपने सबने सुनी, मुझे आज मैं सुना दो उसको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा लगेगा तो लास्ट में जो हम ताली बजाना, लास्ट में बजाना, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नकाब पार नहीं होती। नन्ही चीटी जब डाला लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर शोभा फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है और गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हरिवंश राय जी ने एक और बात बोली जो होपलेस हो जाते हैं उनके लिए, जो निराश हो जाते हैं उनके लिए बोली उसमें कि ऐसा पता है चुनौती स्वीकार करो। जो फेल हो जाते हैं उनके लिए बोला उन्होंने कि ऐसा पता है चुनौती स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का ये मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, क्योंकि कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को भी हौसला बढ़ाने के लिए अंतिम उन्होंने बोला कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जागा के खाली हाथ लौट आता है। मिलते ही सही मोती गिरे पानी में, बढ़ता उसका इसी दुगना हैरानी में। मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं रहती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैं चाहूंगा आपकी भी हार न हो, मेरी बात को फॉलो करना भाइयों। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप जो चाहो वो बन सकते हो। आप चाहते हो गरीबी में पैदा हो तो गरीबी में मरना तो मर जाइए। आप चाहते हो कि नहीं मैं गरीबी में नहीं मरना चाहता, मैं ऐसी दलील से निकलना चाहता हूँ, तो साल 2 साल 3 साल संघर्ष कीजिएगा और आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। मेरा उद्देश्य सर, अगर आप 500 लोगों को भी मेरे सामने बिठा देंगे इतना कुछ नहीं होता। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने बच्चे ला करके मुझे दिए, जिसकी मुझे और हमारे देश को, हमारे समाज को जरूरत है। और उन बच्चों को मुझे बोलने का अवसर दिया उनके सामने, जिनको रियल जिस चीज की जरूरत है। इनको जो है जामुन जी की तरह कोई बता देंगे तुम बाहर चीर सकते हो तो चीर देंगे, लेकिन यही है कि इनको कोई बताने वाला नहीं है। आज इसी भटका हुए भटकते रहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कैरियर काउंसलिंग समय समय पर जरूरी है। हमारे समाज में आप जितने भी प्रोग्राम करते हो सर, आदरणीय सर, मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ कि आप संघर्ष में बहुत ज्यादा आगे हो। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा के लिए बार बार हर जगह, हर यहाँ भारत में जहाँ पर भी लगे आपको इस प्रकार के कैरियर काउंसलिंग कराओ और हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए लाओ। तो बाकी कुरीतियाँ और बाकी जो चीजें ना ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएगी, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा और वो जो चाहे जिसको चीर देगा। ये बात बताता हूँ क्योंकि शिक्षा के दम पर ही जो भी चाहते हैं बन सकते हैं। मेरे भाइयों, मंच भी संभालने का काम करो आप लोग, क्योंकि मंच जब तक नहीं संभालोगे नेता नहीं बनोगे। और हमारे समाज से नेता नहीं बना तो हमारे समाज का विकास संभव नहीं है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में और ऊपर अधिकारी पोस्ट में जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरे भाइयों, आगे जाइएगा और अपने अपने बच्चों को तो कम से कम
पढ़ाएगा। अगर हो सके आपकी आत्मा मेरे कहने पर मान जाती है तो अपने भाइयों के बच्चों को पढ़ाएगा, अपनी बहनों के बच्चों को पढ़ाएगा, अपने माता पिता जो अपने परिवार वालों के बच्चों को पढ़ाएगा, और आत्मा मानती समाज वालों को पढ़ाएगा, और आत्मा मानती देश वालों को पढ़ाएगा। जो भी गरीब मिलेगा उसको पढ़ाएगा, वंचित वर्गों को पढ़ाएगा। वैसे यही रह जाएंगे हम दो, हमारे दो भाई। लेकिन अगर आपका कल्याण जाएगा, आपका उद्धार जाएगा, आपका हित जाएगा, तो आपका जो आपने जो किया है कर्म वही आप तक पहुंच पाएगा। अतः आप जो पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बच्चों के उज्जवल भविष्य पर ध्यान दो। जब जब लगे मौका लगे शिक्षा के लिए निसंदेह आंख बंद करके दे दिया करो। और मैं आपको बता रहा हूँ इन बच्चों के लिए तो करो लगातार। यहाँ इस धरा पर मैं चाहूंगा कि आप सभी कलेक्शन करके एक जो है अच्छे से जो है इस प्रकार से ये हॉस्टल हमारा हो, इसमें बच्चे पढ़ते हो, इसमें जो है बच्चे हजारों निकलते हो, ऐसे हो। मैंने कोटा की धरती पर लगातार काम करके 4 से 5 करोड़ का हॉस्टल हमारे समाज के लिए लिया है सरकार से। कितना? 4 से 5 करोड़ का हॉस्टल समाज से लिया है, समाज के लिए लिया सरकार से। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस हॉस्टल में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से भी बाहर से जितने भी बच्चे आ सकते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, किसी भी पोस्टों के लिए वहाँ पर वो रहे और रह करके जो तैयारी कर सके, क्योंकि उसके लिए एक प्रयास जारी है। और आप मानोगे नहीं, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा घोषणा और लगभग 60 लाख से ज्यादा का कलेक्शन हम लोग इसके लिए कर चुके हैं। और राजस्थान के सभी बंधु दे रहे हैं, साहब ने भी दिया और मध्य प्रदेश के भी कई लोगों ने दिया। मैं आपसे कहता हूँ कि आपका भी मन करो दिया करो। और हो सकता है आपकी आत्मा न माने की कोटा की धरती पर नहीं देना तो मत दो, लेकिन यहाँ भोपाल की धरती पर हमारी समाज का और समाज का हॉस्टल बना दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका यहाँ से वचन दे रहा हूँ, यहाँ से 1000 बच्चे, 500 बच्चे, अरे 100 बच्चे प्रत्येक साल नौकरी में लगाया तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि यही वचन है मेरा, क्योंकि जब मैं 1000 बच्चे हमारी कोचिंग से लगा सकता हूँ, जब हमारे हॉस्टल से क्यों नहीं लगा सकता? वही गाइडेंस इनको देना, वही मोटिवेशन इसको देना, वही तरीका इनको बताना, जो तरीका बता करके हमारे बच्चों की नौकरी लगा सकते हैं। बता तुम जो है बन सकते हो, रेलवे में चल जाओ, उसमें चल जाओ, बिल्डिंग में चल जाओ, तो अनेक प्रकार की जरूरतें में चल जा सकते हैं। तो हमारी समाज के बच्चों को यहाँ की धरती से नौकरी क्यों नहीं लगा सकते हैं? कोटा की धरती से क्यों नहीं नौकरी लगा सकते? वो भी बिना 1 रुपए इनसे लिए जो नौकरियां लग गया उनसे पैसा कलेक्शन करो और बोलो दो, वो देंगे, लेकिन मांगो तो देंगे। जय भारत, जय संविधान और जय सूर्यवंशी साहब। धन्यवाद जिन्होंने अच्छा प्रोग्राम कराया। थैंक यू।